हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। हमारी मान, हमारी मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा सब आपके हाथों में है। बेटा, इनकार मत करना। कहते हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी चाहत के सामने अपने सिर की पगड़ी उतारने लगा था। उन्हें इस तरह अपने सिर की पगड़ी उतारता देख चाहत भरी जल्दी से भागते हुए उसके पास आती है और तुरंत अपने हाथों से वो पगड़ी लेकर वापस से उनके सर पे रखते हुए उनसे कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, हमें इतने बड़े पाप की भागी मत बनाइए चाचा जी, हमें अपनों की ही नज़र में मत गिराइए। कहकर वो अपना हाथ उस आदमी के आगे जोड़ लेती है। नहीं बेटा, पाप के भागी तो हम बन गए हैं अपनी नज़रों में, आपसे इतना बड़ा वचन जो मांगकर। पता नहीं हमें ये तैयार हमने किस जन्म का पाप है जिसकी कीमत हमें अपनी मर्यादा को, अपनी खुशी को दांव पे लगाकर चुकाना पड़ रहा है। मगर सच कह रहे हैं हमारे सामने इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। चाहत जिसके बदले हम उन सब लोगों से माफ़ी मांग सके, जिसके बदले हम अपनी बची हुई मान, अपनी बची हुई मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा को बचा सके। पर हम ये भी पता चाहते हैं कि एक बार जो मान और मर्यादा चली जाती है ना, वो वापस लौटकर कभी नहीं आती है। फिर चाहे हमें इसके लिए लाख कोशिश ही क्यों करनी ना पड़े, उसका कोई मोल नहीं रह जाता। और इस बार तो खुद हमारी अपनी जन्मी संतान ने ही हमारी मर्यादाओं को अपने पैरों तले कुचला है, जिसकी भरपाई शायद ही हम कभी कर पाए। कहते हुए उसने शब्द उनके गले में अटक कर ही रह गए। उन्होंने गुस्से और दर्द की घूंट पीते हुए अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ ली। जी, एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए। हम कह रहे हैं ना, हो सकता है हमारी कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो वो ऐसे नहीं कभी नहीं करती। उस आदमी की तो अपने मुंह को अपने हाथों से ही ढककर रोते हुए उसने बोली, हाँ जी हाँ, चाची माँ सही कह रही है। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, नहीं तो ऐसा वो कभी नहीं करती चाचा जी। ऐसा भी क्या मजबूरी चाहत जो खुद की शादी को ही छोड़कर भागना पड़े? उदित जी पहले चाहत की ओर देखते हुए कहा, फिर अपनी पत्नी संध्या जी को देखते हुए बोले, और अब सुनने को भी रहा क्या क्या है संध्या जी? सुन लीजिए, हमने आपकी बेटी के करतूतों को दूसरों के मुंह से अपशब्द बन के निकलते हुए हो गई बेइज्जती। हमारी जितनी होनी थी उतनी, और अब हमने हिम्मत नहीं है कुछ सुनने की। अब तो हम चाहते हैं कि दोबारा कभी इस घर में नाम तक ना लिया जाए। वैसे भी जिस दिन वह इस घर की दहलीज को लांघ कर निकली थी, उसी दिन मर गई थी वो हमारे लिए। अब तो उनकी बेटी कहने में भी शर्मिंदा महसूस होती है हमें। उनके चलते हम ना जाने कितने लोगों के नज़रों से गुनहगार बन बैठे हैं। संध्या जी, ये हम नहीं जानते। कहते हुए उदित जी ने अपना चेहरा फेर लिया। ऐसी बातें ना कहिए जी, बेटी है वो आपकी, हो सकता है कोई मुसीबत हो। संध्या कहते हुए रोने की आवाज़ तेज हो गई। आखिर माँ का कलेजा फटा था। बेटी की ज़िंदगी भर के लिए त्यागने की बात सुन के मन फट ही जाता है। मुसीबत में पड़ी थी तो हमसे कहती ना, माने थे हम उनकी शादी के लिए जिससे वो मच चाहती थी। हमेशा सर आँखों पे बिठा कर रखा हमने उसे, फिर क्यों ऐसी जलील करके गई वो हमें? और आप ये बात समझने की बजाय हमें समझाने में लगी है। संध्या जी, खास ये बात आप अपनी बेटी को कही होती तो आज वह इतना बड़ा कदम उठाकर ना जाती, और हमें यूं ही इस तरह की सबके नज़रों में गुनहगार तो ना बनाना पड़ता, ना ही हमें उसे इस तरह की सज़ा उम्र भर के लिए इस मासूम को देना पड़ता। कहकर उन्होंने पलटकर एक नज़र अपनी बेटी को देखा, फिर वापस से पीछे मुड़कर खड़े हो गए। उनका चेहरे गुस्से से अग्नि में धिक्कारने लगा था। मानते थे कि हम कभी कोई कमी नहीं की है उसकी परवरिश में, मगर बाप होने के नाते एक बार उसे ढूंढकर पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। ऐसे रिश्तों को तोड़ने से क्या होगा? कभी नहीं ढूंढेंगे हम उन्हें।
जिस जगह से यहाँ से गई है उसी तरह वो यहाँ से वापस नहीं आ सकती, जिनकी वजह से हम अपनी इस बेटी की खुशियाँ को बलि चढ़ाने जा रहे हैं। संध्या जी उसे अब इस घर में नहीं आने देंगे। उसकी ही वजह से हमारी इस बेटी की खुशियों का सौदा करना पड़ रहा है, और ये एक तरह का सौदा ही हुआ ना संध्या जी। हमने बचपन में इस बच्ची का लालन पालन किया और स्वार्थ के बदले हम उसी बच्ची का मान मर्यादा बचाने का वादा मांग कर किसी और को गुनाह इसके सिर पे थोप रहे हैं। कहते हुए एक बार फिर गलानी में भर आए थे। चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना होइए। अगर हमारी इस घर में मान मर्यादा बच सकती है तो हमें कोई भी बात मंजूर है, चाचा जी चाहत ने कहा। इस बात को सुनकर के चाचा जी की आंखों के प्रति सम्मान आंसू छलकने लगे, साथ ही अपनी बात मनवाने में शर्मिंदगी भी नजर आ रही थी उसके चेहरे पर। धन्यवाद बेटा, जो आपने हमारी बात को मान कर रखा। हमने जरूर किसी जन्म में कोई पुण्य काम किया होगा, जिसके प्रतिफल के रूप में भगवान जी हमारे गोद में आपको दिया है, और धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है। मगर हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं बेटा, हो सकता है हमें माफ़ कर दीजिएगा। करवे चाहत के आगे अपना हाथ जोड़ लिए। चाचा जी ऐसा मत कीजिए, हम भी तो इसी घर की बेटी है ना, उस हिसाब से तो हमारा भी फर्ज बनता है इस घर का मान मर्यादा को बनाए रखने का। बस उसी फर्ज को निभाते हमने हाँ कहा था। इसके लिए आप हमें धन्यवाद कहिए। भगवान आपको हमेशा खुशी रखे हमारी बच्ची। अगर ये सिर्फ हमारी मान मर्यादा का बात होता तो कुछ नहीं, पर हम कभी अपने बड़ा बोझ नहीं डालते। मगर हमारे साथ साथ ये उस घर का भी मान मर्यादा का सवाल है जहाँ हम हमारी रिश्तेदारी को जोड़ने जा रही थी। हम तो उनके गुनहगार हैं बेटा। आखिर उस लड़की का क्या दोष है, उस परिवार का क्या दोष है इसके लिए जब उन्होंने हमारे सक्षम आपको बहू बनाने का प्रस्ताव रखा तो ना चाहते हुए भी हमने उन्हें मना ना कर पाए, और बस हमने आपसे पूछ लिया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ आपके सामने इस शादी के लिए अनुरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है चाहत, हमें सिर्फ यह ही मार्ग नज़र आ रहा है। हमें उनका हमारे सक्षम रखे प्रस्ताव को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और वे कल सगाई के लिए यहाँ आने वाले हैं। चाचा जी हम सब समझते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ये हमारी नियति में ही होगी, और उस नियति के आगे किसी की नहीं चली अब तक जो हमारी चलती, इसीलिए हम आपसे माफ़ी मत मांगिए। बस आपसे एक विनती है हमारी। वो उदित जी के सक्षम अपने हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहती है, हाँ बेटा ज़रूर कहिए। अगर हमारे बस में हुआ तो हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहेंगे चाहत। उदित जी ने चाहत का आग्रह सुनकर उसकी तरफ पलटते हुए बोले, आपसे आग्रह है हमारी समीर कि इस बार आप हमारी बातों का अवहेलना ना करें। इस बार आप हमारी मान, हमारी मर्यादा, हमारा गला ना घोटे। हमें आपके प्यारे हो समीर, मगर हमें हमारी इज्जत भी बराबर प्यारी है। बिना मान मर्यादा के व्यक्ति समाज के पशु समान होता है, ये बात तो आप जानते हैं ना। समीर के पिता व्यास राजवंश जी गुस्से से बोले समीर को, पर पापा मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता पापा, जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया है। मैं उसे नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए पसंद करता हूँ, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर क्यों कह रहे हैं कि आप मेरे साथ ऐसा, और वैसे भी मेरी शादी का मन्नत छोड़कर भाग गई समीर। वो लड़की आपको अपनी शादी को अपनी जिम्मेवारियों से और दे गई आपके नाम की चिट्ठी, और अब यहाँ कोई लौटकर नहीं आएगा समीर। वो अब यहाँ लौटकर नहीं आएगी, छोड़कर चली गई ना। वो आपके नाम पे ये चिट्ठी तो पढ़िए इसे ढंग से, और अब भी समझ न आए तो एक बार पढ़िए। आप इसे लीजिए, भरोसा तो यहाँ बहुत दूर चली गई है, अब इसे वापस नहीं आना चाहती। फिर भी आप, मुझे तो इस समझ नहीं आ रहा है आप इस लड़की को क्यों चाह रहे हैं।
जबकि वो आपके नाम के कीचड़ उछाल कर चली गई है। कहते हुए ब्यास जी चेहरा क्रोध में भर उठा था। हाँ पापा, मेरे दिल में उसके लिए चाह रखता है और उसकी पसंद भी करता है, और मुझे ये भी पता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ज़रूर वजह हो रही होगी, ज़रूर कोई बात रही होगी इसके इस तरह जाने की, और मैं लेकर आऊँगा ना पापा, इसे मैं वापस लाऊँगा, इसे मैं लाऊँगा। मैं पूछूंगा कि उससे ऐसा क्यों किया, मगर पापा प्लीज़ आप इसे सगाई रुकवा दीजिए, एक बार रुकवा दीजिए। मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। समीर ब्यास जी के सामने आकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, कभी नहीं, वो इस घर में नहीं आ सकती, और यह बात आपकी सगाई रोकने की तो मुमकिन ही नहीं है। हमने फैसला किया कि आपकी शादी चाहत से होगी, पर पापा मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं मन्नत से ही प्यार करता हूँ, और वही मुझसे अच्छा, एक बार वह छोड़कर ही क्यों नहीं चली गई आपको, और आपकी पसंद थी ना, फिर क्या हुआ, आपको ऐसा सिर्फ एक लेटर छोड़कर क्यों भाग गई समीर? वो भी तो अब तक एक शादी के लिए कुछ दिन और बचे थे, हमारे मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ख्याल रख लेती तो। कहते हुए ब्यास जी सर झुकाए खड़े थे। आगे कुछ बोले हमने भी मानो कुछ न बोला। आपकी बात समीर सुनते हुए ना चाहते हुए भी उसका घर का रिश्ता आखिरी वही हुआ जिसमें हमारा डर था। मिल गया ना धोखा हमें उस परिवार से। उस व्यक्ति की तो फितरत में ही रही है हमेशा के लिए धोखा देने की। पहले उस लड़की का बुआ ने हमारे बुआ की लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया, और अब इस लड़की ने भी हमारी आपकी शादी करने से मना कर दी। इसीलिए हमने कहा था ना कि परिवार वहाँ से लोग हमारे लिए इस घर के लिए उचित नहीं है। फिर भी आपने प्यार हमारी जिद की वजह से उससे रिश्ता जोड़ा, मगर अब भी नहीं। अब वही होगा जो हम आपसे कहेंगे, और अगर आपको लगता है बात माननी पड़ेगी, हम जिससे कहेंगे आपको उसी से शादी करनी पड़ेगी, तो हमारा अंतिम फैसला है। ब्यास जी कड़े लफ्ज़ में अपना फैसला सुना दिए। पर पापा, ये लड़की तो उसी घर की है ना, उसी परिवार की बेटी है ना, फिर इससे मेरी शादी क्यों करा रहे हैं? देखा जाएगा जो होगा, उसकी बहन ही है पापा। नहीं, ये उसकी बहन नहीं है, और ना ही ये लड़की उस घर की बेटी है। और रही बात इस लड़की की, तो अब ये लड़की हमारी थोड़ी बहुत बची खुची मान मर्यादा बचाएगी तुमसे शादी करके। इसीलिए हमने उसकी चाचा से कहकर इस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद करवाए हैं और शादी के लिए मनवा लिए हैं। कल आपकी सगाई है उसके साथ। पर पापा, मैं सगाई नहीं कर सकता। मैं उस इंसान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ, और ना मैं पसंद करता हूँ। पसंद एक गाय को भी अपना आंगन में बांध कर रख लिया जाए तो वह भी कुछ दिनों तक हमें पसंद आने लगती है, पर फिर भी ये तो एक लड़की है। ब्यास जी उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर व्यंग के साथ कहा, और वैसे भी हमने देख ही लिया है आपकी पसंद कैसी है, तभी तो आपके हाथों में कागज़ का टुकड़ा पकड़ा कर निकल जाना जरूरी समझाना। इसीलिए आप जाइए और जाकर सो जाइए। इस बारे में हम और कई बार बात कर लेंगे। कहकर ब्यास जी अपने हाथों में कमरे में ले जाने लगे। तो समीर, नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए, मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता, कहता हुआ ब्यास पीछे घूम गया। ऐसी है ये ज़िंदगी, हे खुदा, तू ही मुझे बता। तूने मुझे मेरी किस्मत की डोरे कर पुत्री की भांति दूसरों के हाथों में दिया है। मन में सोचते हुए चाहत भी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी। तभी किसी ने हथेली को मजबूत से पकड़कर उस अपनी कलाई के चारों ओर महसूस बहुत तेज दर्द भी, क्योंकि जिसने उसे हथेली पकड़ी थी वह शख्स उसे बेदर्दी से उसके साथ खींचते हुए तेजी से सामने दिशा की ओर लेके जा रहा था। चाहत उस शख्स को अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपने हाथों को झटकारने लगी, और भावे से घूरते हुए अपने बगल में उस शख्स को देखा तो वह उस शख्स को देखते ही रह गई। एक लंबा सा अच्छी कद काठी लड़का जो उसके साथ घिसता हुआ उसी के पास में बने कमरे की ओर ले जा रहा था।
चाहत ने गुस्से से भरी नज़रों से उस लड़के के आधे चेहरे पर पड़ी तो वह देखी कि वह लड़का के आंखों में गुस्से के अंगने भरे हुए हैं। चेहरे में एकदम सख्त किए हुए, उसकी कलाई में मजबूती से पकड़कर उसे अपने साथ लेके जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स क्यों उसे इस तरह बेदर्दी के साथ खींचते हुए ले जा रहे हैं, जबकि वह अपने जानती तक भी नहीं है। वो उसके साथ जाते हुए कई बार उस व्यक्ति की कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वह शख्स उसको मजबूती से कलाई पकड़े जा रहा था। वो लड़का उसकी ओर एक नज़र भी नहीं देखा। वो चीखते हुए उसके कमरे के पास गया, चाहत के हाथ झाड़ने और छेड़ते हुए पीछे पलट के दरवाज़ा को लगा दिया। उसके इस तरह झटके के साथ अपनी कलाई को छुड़ाते हुए चाहत गिरते गिरते बची थी। वो अपने चेहरे में खूब सारा गुस्सा भर के उस लड़की को देख रहा था। गुस्से की वजह थी कि उसकी नाक में खुद लाल हो गई थी, एकदम टमाटर सी। कौन है आप और ये बदतमीजी क्या है आपकी, और इस तरह से हमें यहाँ लाने की क्या अभिप्राय है आपका, वो भी हमसे बिना पूछे, और आपने बिना हमारी इज्जत के हमें छूने की कोशिश कैसे की। कौन है आप जो हमें हमारे खुद के घर में इस तरह चारों ओर भाती लेके आ रहे हैं। हमारी आवाज़ सुन के उस शख्स का पारा और भी ऊपर चढ़ गया। उनकी आंखों में लाल होने के गुस्से के साथ नाक भी धीरे धीरे लाल और हो रहा था। मुट्ठी कसते हुए अपने भाव को सिकुड़ते हुए पीछे पलट के तेजी से चाहत के नज़दीक आकर उसने दोनों आंखों में गुस्से से पकड़ के दांत पीसते हुए कहा, मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो जिसके बारे में तुम अभी अपने चाचा जी से, वो शख्स कौन है जिन्हें तुम्हें नहीं पता? जिसके साथ तुम शादी के सपने सजा रही हो वो शख्स कौन है तुम्हें नहीं पता? जिस हवनकुंड के आगे तुम दुल्हन बनकर बैठा चाहती हो उसका जगह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बहन की है, ये बात तुम्हें नहीं पता। और जिसके साथ तुम बैठना चाहती हो शायद वो शख्स भी तुम्हें नहीं पता होगा, है ना? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो शख्स दिखता कैसे, ऐसे ही कर रहा हूँ ना मैं? चाहत उसे बड़ी आंखों से देखती थी। वो शख्स उसको खुद को देखता हुआ भी दाएं होठ में थोड़ा सा टेढ़ा करके बैंक के साथ मुस्कुराते हुए बोलता है, इतनी भोली भी नहीं लगती जितना तुम अभी बन रही हो। चेहरा तो ठीक ठाक तुम्हारे पास मुझे नहीं पता है इस चेहरे के पीछे इतना साथिर चेहरा भी छुपा हुआ है होगा, और अपनी बहन के जाते ही तुम उसी चेहरे के जरिए अपनी जगह को हथेली लेगी, इस तरह फरेबी बन जाओगी जिस फ्रेम में करके तुम्हारी जगह बैठ जाओगी। अपनी बहन की जगह लेना चाहती हो ना तुम, तो सुन लो, तो कभी नहीं ले पाओगी। तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती क्योंकि फरेबी हो तुम। फरेबी चाहत की बाहों में और जोर से कसते हुए उसको झंझोर के झटके की छाड़ते हुए बोला। तो चाहत की आंखों खुल गई। वह शादी वाली बात सुन के वह शख्स गुस्से से पहले ही अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुका था। वह चाहत को बदतमीजी करना और गुस्सा से भड़का गया था, इसीलिए वह अकेली चाहत के बाहों में कसती चली गई थी। वह इस तरह से बाहों को झटके में छुड़ाने चाहत पीछे कदम में दर्द में लाल हो गया था चेहरा उसका। ऊपर से समीर फरेबी वाली बात सुन के रुके हुए आंसू भी बाहर निकले थे। पहले तो वह हैरानी से शख्स को देख के समझने की कोशिश कर रही थी आखिर ये शख्स इस तरह से इतना गुस्सा क्यों निकाल रहा है, मगर जब वह शख्स को पूरी बात सुनती तो उसे समझ में आ गया कि यह शख्स जिससे मन्नत की शादी होने वाली थी वह अब नहीं होगी। वही तब समझने में देर नहीं लगी कि वह शख्स मन्नत का होने वाला पति था, मगर वह इस तरह से गलतफहमी नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए वो समीर को कहती है, देखिए हमें नहीं पता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और उसके आगे कुछ कहती तो उससे पूरी होती कि समीर फिर से उसको बाहों में पकड़ के अपनी तरफ लाते हुए आंखों में आंखें डाल के गुस्से से बोला, मैं यहाँ कुछ देखने या सुनने नहीं आया हूँ समझी तुम, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ इतना बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ना ही मैं तुम्हें अपनी पति बना के मन्नत की जगह दे सकता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ अपनी बहन, मन्नत की बहन हो, उससे बढ़ के और कुछ नहीं। वही बहन जिस पे कितना भरोसा किया करती थी, जब तुम मिलती थी तुम्हारी ये बातें क्या करती थी, और एक तुम हो उसके जाते ही उसकी हथियाने में तुली हो, जिसकी जगह
मेरे साथ बैठकर सपने देखती लगी हो, मगर तुम्हें ये बात बता दूं, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम कभी मेरी पत्नी नहीं बन सकती, समझी तुम? बोल के वे चाहत के हाथों को और जोर से पकड़ने लगा। उसे अवाक सी देखती रह गई। वह शांत लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हम ऐसे कुछ नहीं चाहते जैसे आप हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं। भले ये शादी आपके चाचा जी के सम्मान के लिए कर रहे हैं, मगर हम चुप होकर आपका सम्मान खोना में मंजूरी नहीं चाहते, और आपके बारे में इस तरह से गलत बातें सुनना तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। फिर वह शांत लहजे से बोली, देखिए, हमें पता है कि आप समझ रहे हैं कि हम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, पर ये जायज़ भी नहीं है। आपको लगता है ना, एक बार बता दें, आप चाहे तो जितना गुस्सा होना चाहते हैं हो सकते हैं, हम आपसे कुछ नहीं करेंगे, पर आप इस तरह से हमारे लिए ऐसे गलत शब्दों का चयन बिल्कुल ना करें। हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई शख्स बिना हमारे बारे में जाने, बिना कुछ समझे हमें इस तरह से संबोधित करे। बोल के वह चुप हो गई। गहरी सांस भरते हुए आगे बढ़ी। और एक बात, अगली बार जब हमारी बाहों में इस तरह ले तो पकड़ने से पहले एक बार पूछ लिया कीजिए, हमें नहीं पसंद तो हमारी बाहें में इस तरह पकड़े। खाकर चाहत हमारी तरफ से पीठ फेर के हमारे हाथों में घड़ी बनकर खड़ी हो गई। आपके लिए इतने बेकार शब्द सुन के आप आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। वो आंखें बंद किए कांपते धड़कते सांसों ऊपर खींचते हुए खुद को सांस करने की कोशिश कर रही थी। आज से पहले आप उसके लिए इस तरह से संबोधित का प्रयोग नहीं किए थे। जिस माहौल में रहा करती थी वहाँ हमेशा के लिए लाड प्यार सम्मान मिलते आया है, और आज समीर ने इसे मुंह में ऐसी बात सुन के उसके आंखों में खुद ब खुद आंसू बह रहा था, जिस समीर से सामने रोकने के लिए वो बहुत कोशिश भी की थी। और रियली, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो मना क्यों नहीं कर देती शादी से? समीर ने उसके सामने आकर खड़े होते हुए बोला, नहीं कर सकते। चाहत कुछ करने से पहले मुंह खाली के वापस से चुप हो गई, और समीर को इस तरह अपने सामने खड़ा हुआ देखकर जल्दी से अपनी आंखों को पोंछ लिया। वह सिर उठा के एक नज़रों में देखने के बाद समीर की तरफ से अपनी आंखों की नज़रें फेर ली। ऐसी हैरानी देखकर अपनी नज़रें क्यों फेर ली हो? मना क्यों नहीं कर देती इस शादी से? समीर उसी इस तरह से नजरें फेरता हुआ शादी से मना करने के लिए कहता है। समीर कुछ नहीं कहता, लेकिन घर की इज्जत अब आपके हाथों में है, इसीलिए वह सोचकर समीर उसे जवाब देना उचित नहीं समझता है। उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया, इसीलिए अब तो वह चेहरे में एक अंगुली उठाकर भी उसे देखना नहीं चाहती। तुम नहीं करोगी इस शादी से मना? अब तभी तो मेरे पापा एक बार कहने से ही तुमसे शादी के लिए झट से मान गई है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? जैसे तुम यही चाहती हो। चाहत के इस चुप से रही और चुप रहता देख समीर फिर से बौछाहट के साथ बोला, तुम जैसी लड़की न होती ही ऐसी है, हमेशा किसी न किसी की जगह लेने की कोशिश करती रहती हो। तुम सब अपनी खुद की जगह में कभी भी बना नहीं पाती, इसीलिए दूसरों की जगह छीनने की कोशिश करती है। ये भी नहीं सोचती कि जिस घर की बेटी की जगह तुम ले रही हो, उसी घर की छत पे तुम्हारा सिर ढकने की जगह दी है, और अब तुम उसी घर की बेटी का अधिकार छीनना चाहती हो। क्यों कर रही हो ऐसा? बताओ। तुम्हें समीर को गुस्सा से अपना आपा खो दिया था। गुस्से में अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जली कटी बातों को किसी का दिल में छन्नी कर रहा है, जबकि इसकी चाहत किसी कोई गलती नहीं थी। इस रिश्ते के साथ बात में स्वयं उसके पिता ने रखी थी चाहत के सामने। चाहत दोबारा से वही बातें सुनकर दर्द के घूंट पीते हुए बोली, हाँ, नहीं कर सकते इस शादी से मना। कहकर वो अपना सर झुका ली, और मुंह में ना सुनकर समीर गुस्से से आया और चाहत के बाहों में पकड़कर दीवार से सटाते हुए अपने हाथों को फेरा और कलाई के इर्द गिर्द बना लिया। साथ ही उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकती मैंने? बताओ मुझे। कहते हुए उसकी कलाई को अपना हाथ में हटाते हुए अपने हाथों का दीवार पर मार दिया, और डर के मारे चाहत अपना चेहरा दाईं ओर फेर ली। समीर उसका दूसरा हाथ छोड़ाते हुए गुस्से से कहा, निकलो। अपने कार के पास आकर वहाँ हाथ कार में बटन में मार दिया, फिर कार में बैठकर वहाँ से चला गया। वही चाहते हुए भी खुद को छोड़ने के बाद भी रोते हुए अपनी कलाई पकड़कर बाहर निकल गई और भागकर अपने कमरे की ओर जाने लगी।
तभी उसकी आवाज़ उदित जी के कार में सुनकर अपने कमरे के बाहर आए थे और वे समीर को यहाँ गुस्से से जाते देख भी लिया था। तब चाहत को कमरे में रोता देख बाहर निकलता देखा तो चेहरे के भाव भी बदल गए थे, इसलिए अब वे चाहत के पीछे से उसके कमरे की ओर जाने लगे थे। इसके बाद उदित जी धीरे धीरे करके चाहत के कमरे में गए, क्योंकि चाहत वहाँ पे आंसू बाहर आई थी, रो रही थी दरवाज़ा के सट के पास। और इधर उदित जी सारे बात सुन लिए थे समीर और चाहत के दोनों के बात। उन्हें भी पसंद था कि लग रहा था कि ये दोनों को शादी नहीं हो सकती, बाद में उसे ये फील हुआ। इधर चाहत से के पास जाके गले मिल के उदित जी सारे बात पूछने के बाद स्पष्ट हुआ कि समीर उसे नहीं चाहता है, वो उसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो चाहत के पास आया था। लेकिन बाद में निष्कर्ष यही निकलता है कि शादी के लिए दोनों परिवार राजी थे, बट लड़का लड़की राजी नहीं था। इसीलिए समीर बाद में यह डिसीजन अच्छा लगता है और मुस्कान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन उदित जी बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, मैं उसे लाकर भी मैं कन्यादान नहीं कर पाऊँगा। मैं कन्यादान करूँगा तो चाहत का, क्योंकि वो शादी छोड़ के भागी है, तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।